नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। दिल्ली में 10 दिनों तक चलने वाले वायु गुणवत्ता स्वच्छता अभियान तथा पर्यायंत्र नामक प्रायोगिक परियोजना का आरंभ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर काबू पाना है उद्देश्य। पानी के भीतर काम करने वाले भारत के पहले ड्रोन iROV टूना ने समुद्री निगरानी तथा देश में शोध के नए रास्ते खोले। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी। पिछले 50 वर्षों में दुनिया के वन्य जीवों में आधे से अधिक की आई कमी। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की, इंसानों की तरह कीड़े भी विकसित कर सकते हैं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा स्मृति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण, दिवाली की आतिशबाजी तथा पराली जलाने जैसे कारणों से वायु गुणवत्ता में गिरावट अपने चरम पर है। इस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 से 10 नवंबर तक 10 दिवसीय वायु स्वच्छता अभियान आरंभ किया है। क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए 52 टीमों को सड़क पर उतारा गया है, जो मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए बसों में पर्यायंत्र नामक एक प्रायोगिक परियोजना भी आरंभ की गई है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बद से बदतर होती जा रही है। 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI भी कहते हैं, 392 मापी गई। गुणवत्ता के लिहाज से ये माप बेहद खराब है और अति गंभीर स्थिति से मात्र 8 अंक पीछे है। अंकों में मापी जाने वाली AQI इंसानों के स्वास्थ्य के लिहाज से वायु की दैनिक गुणवत्ता दर्ज करती है। AQI के 6 दर्जे हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बेहद खराब तथा गंभीर। ये स्थितियां वायु में मौजूद प्रदूषकों जैसे PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर तय की जाती है। इस गंभीर स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए 1 से 10 नवंबर तक दिल्ली में वायु स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 10 दिनों के अभियान का आरंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 नवंबर को किया। प्रदूषण फैलने वाली गतिविधियों की निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक साथ 52 टीमों ने कार्य आरंभ किया है। इन टीमों ने दिल्ली के विभिन्न भागों के अलावा पड़ोस के फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद तथा नोएडा के क्षेत्रों का भी दौरा किया। स्थानीय उप जिलाधिकारी की अगुवाई वाली टीम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि शामिल हैं। अभी जो दिवाली तक का समय है वो हमेशा एक क्रिटिकल समय होता है। वेदर कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं होते हैं और फिर जो दूसरे फैक्टर्स भी ऐड होते हैं, पराली बर्निंग इत्यादि भी ऐड हो जाती है। तो उस नाते आज ये हमने एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की और जो उनके संबंधित अधिकारियों की आज यहाँ मीटिंग बुलाई थी। चर्चा के साथ साथ ये निर्णय किया है कि आज से अगले 10 दिन तक जो चीज़ रूटीन में भी होती है उसको एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली, बहुत ज़बरदस्त मुस्तैदी के साथ जो है सारे लोग मिलकर करें। प्रदूषण कम करने के लिए मानव रचना शैक्षिक संस्थान के वैज्ञानिकों ने पर्यायंत्र नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। हवा छानने वाले इस यंत्र को बसों की छतों पर स्थापित किया जाता है। बस चलने पर इससे होकर गुजरने वाली हवा के प्रदूषित कण छन जाते हैं। प्रायोगिक परियोजना में इस उपकरण से सुसज्जित 30 बसों को सड़कों पर उतारा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों के साथ एक बैठक की भी अध्यक्षता की। बैठक में ये बात स्पष्ट हुई कि पराली जलाने की घटनाओं में 30% तक की कमी आई है।
बैठक में विचार किया गया कि इस आंकड़े को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों से कहा गया कि पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। ड्रोन एक मानव रहित विमान होता है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, मैपिंग, शहरी योजना तथा कृषि को उम्दा बनाना। लेकिन अब केरल में कोची स्थित iRove टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिकों ने पानी के भीतर कार्य करने वाला भारत का पहला ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम है iRove Tuna। ये ड्रोन पानी के भीतर 100 मीटर की गहराई तक कार्य कर सकता है। जल के भीतर कार्य करने वाले ड्रोन को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत कार्यरत नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला को सौंप दिया गया है। ये ड्रोन मरम्मत के लिए जहाजों में हुए नुकसान तथा जल के भीतर बने ढांचों जैसे केबल और पुलों के आधार की निगरानी के लिए वास्तविक समय में HD तस्वीरें उपलब्ध करा सकता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन है जो बिना पायलट के हवाई उड़ान भरने में सक्षम है। इस मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली में एक ड्रोन, एक ऑन ग्राउंड कंट्रोलर और दोनों के बीच एक संचार प्रणाली होती है। मूल रूप से ये एक उड़ने वाला रोबोट है जिसे एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS का उपयोग कर ऑन बोर्ड सेंसर के संयोजन के साथ काम करता है। पिछले कुछ समय से आमतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों में किया जाता था, जहां प्रारंभिक रूप से एंटी एयरक्राफ्ट लक्ष्यों का अभ्यास करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और हथियारों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज ड्रोन का प्रयोग खोज और बचाव, निगरानी, यातायात निगरानी, मौसम निगरानी, वीडियोग्राफी और यहां तक कि कृषि सेवाओं में भी व्यापक रूप से किया जा रहा है। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस होते हैं जिससे उन जगहों का नजदीक और सटीक दृश्य मिलता है जहां मनुष्यों का पहुंचना असंभव होता है। अभी तक भारत में जो संस्थाएं ड्रोन बना रही थी वे केवल हवा में उड़ते हुए जमीन की जानकारी दे सकते थे, लेकिन अब कोच्चि में कालामालेरी स्थित मेकर गांव में एक इनक्यूबेटिंग कंपनी के वैज्ञानिकों ने iRove तकनीक की मदद से पहला पानी में चलने वाला ड्रोन iRove Tuna विकसित किया है, जो पानी के अंदर वास्तविक समय की बेहतरीन वीडियो ले सकता है। Ships generally, when they are berthed and for its classification society needs, they need to be inspected. Their hull needs to be inspected, and generally this is done using divers. So employing a diver in itself is a risky activity, and also the availability of divers and the quality of the divers, all these things affect how well the job is done. So that was one of the point where we thought that we can actually use micro or small underwater drones to do such activities. iRove Tuna के सभी कलपुर्जे भारत में निर्मित किए गए हैं। ये स्मार्ट माइक्रो ROV दूरस्थ रूप से संचालित वाहन है जिसका वजन 10 किलोग्राम से भी कम है। इसे 10 वैश्विक मानकों के आधार पर पानी के भीतर कठिन और विकट पर्यावरणीय परिस्थितियों में काम करने की क्षमताओं के साथ बनाया गया है। मुख्य रूप से इस यंत्र की बनावट इस तरह रखी गई है कि पानी के भीतर ये 100 मीटर की गहराई तक डूबे हुए ढांचों का सर्वे और दृश्य निरीक्षण कर सके। ड्रोन से जुड़ा कैमरा इंफ्रारेड लेंस के साथ लगाया गया है जो समुद्री पर्यावरण की जीवंत हाई रेजोल्यूशन वीडियो हम तक पहुंचाने में मदद करता है। ड्रोन 2 समुद्री मील की एक क्रूजिंग गति पर चलता है और बैटरी की लाइफ 3 घंटे से भी अधिक है, जो 6000 ल्यूमेन LED लैंप से लैस है। इस ड्रोन को पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए तैयार किया गया है, जैसे मूंगे की चट्टानों का निरीक्षण, जहाज के ढांचों की खोज, समुद्री तारों, बांध, बंदरगाह संरचना, पुलों की नींव और पानी के भीतर विभिन्न शोध कार्य आदि शामिल हैं। इसका व्यावसायिक इस्तेमाल गोताखोरों द्वारा किए जाने वाले जोखिम भरे व महंगे निरीक्षण के काम की जरूरत को खत्म कर देगा। iRove Tuna एक हल्का रोवर है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिसे कनेक्टेड हार्डवेयर जैसे लैपटॉप और जॉयस्टिक के साथ आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। The payload capabilities can vary from 2 kg to 5 kgs, and generally payloads like sonar systems and then various non-destructive testing equipments like hull thickness measurements, metal plate measurements, corrosion measurement equipments, and then also there are certain equipments called as cathodic protection probes. These and all can be added as variants.
पानी के अंदर रोबोटिक ड्रोन आइरोफ टूना का इस्तेमाल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए किया जाएगा। ये मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ये यंत्र पानी के नीचे पाई जाने वाली विभिन्न किस्मों की मछलियों की फिल्म बनाकर उन्हें ट्रैक करने में भी मददगार साबित हो सकता है। यंत्र को विकसित करने वालों को उम्मीद है कि इस नवाचार से समुद्री संचालन के नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही अन्य समुद्री शोध निगरानी में भी मदद मिलेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर आपको बताएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक 1970 से 2014 के बीच दुनिया भर में 60% वन्य जीवों की कमी आई है। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। इंसानी गतिविधियां तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से पारिस्थितिक पर्यावास को लगातार नुकसान हो रहा है। जल तथा वायु के प्रदूषित होने से जीव जंतु तथा वनस्पतियां भी तेजी से विलुप्त होती जा रही हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1970 से 2014 के बीच वन्य जीवों की जनसंख्या में 60% की कमी आई है। इस रिपोर्ट में वैश्विक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का आकलन किया गया है, जो वैश्विक जैविक विविधता को दर्शाता है। इस अध्ययन का आधार दुनिया भर में हड्डी वाले जीवों की आबादी होती है। पेश है इस नवीनतम शोध पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। पृथ्वी पर इंसानों का अस्तित्व जानवरों, पक्षियों, कीड़ों, पौधों तथा वृक्षों के साथ बना हुआ है। समय के साथ प्रकृति में मनुष्यों का उद्भव, विकास तथा उन्नति हुई है। हमारे जीवन में प्रकृति की अहम भूमिका है। ये हमें खाना और सुरक्षा देती है, जो स्वास्थ्य तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किसान, मछुआरे तथा लकड़हारे जैसे कई इंसानों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF दुनिया का विशालतम तथा स्वतंत्र संगठन है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण को नष्ट होने से बचाना तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें इंसानों तथा प्रकृति के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ता बना रहे। ये संगठन हर 2 वर्ष पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस वर्ष के प्रकाशन में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। WWF के शोधकर्ताओं ने जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के लिविंग प्लैनेट इंडेक्स यानी LPI का अध्ययन किया, ताकि जैव विविधता की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके। LPI दुनिया भर में हड्डी वाले प्रजातियों की जनसंख्या के आधार पर वैश्विक जैव विविधता की स्थिति मापता है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 1970 से 2014 के बीच हड्डी वाली विभिन्न प्रजातियों के जानवरों की आबादी में 60% औसत की कमी आई है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जैसे दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में ये कमी सर्वाधिक है। यहाँ 1970 की तुलना में 89% की कमी दर्ज की गई है। ताजे पानी में पाए जाने वाले जीवों की संख्या में भी भारी कमी आई है। इंडेक्स के मुताबिक 1970 की तुलना में इन जीवों में 83% की कमी आई है। WWF has been publishing a living planet report which looks at the status of biodiversity on this earth, and that report is published every 2 years. This report has been published on 30th of October, which is 2 days back. And the report came up with very significant findings. It says that there has been about 60% decline in population trends over the last about 4.5 decades. ये वैश्विक आंकड़े उपयोगी हैं, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि क्या विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आई कमी का स्तर भिन्न है तथा क्या उन्हीं प्रजातियों पर अलग प्रकार से भी असर पड़ रहा है। इन जानकारियों के लिए लिविंग प्लैनेट इंडेक्स एक महत्वपूर्ण साधन है, जो जीवों की विभिन्न प्रजातियों पर खतरों के बारे में बता सकता है। ये रिपोर्ट कुछ कदमों को उठाने की सिफारिश भी करता है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक है। पहला कदम विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का रोड मैप विकसित करना तथा उसे विभिन्न देशों द्वारा लागू करना है। ये लक्ष्य है वन क्षेत्र में विस्तार करना, जो कई जानवरों, कीड़ों तथा पक्षियों को आश्रय देता है।
जैव विविधता के संरक्षण के लिए अगला लक्ष्य एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना तथा ताजे पानी में पाए जाने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक को पानी में फेंकने पर रोक लगाना शामिल है। One of the major challenges that we have is, I would say, land use change, which is affecting the habitats. Roads and other linear infrastructure projects which are being planned, sometimes they don't take into consideration a larger habitat. पूरी धरती के मनुष्यों तथा जानवरों को संरक्षण देने वाली प्राकृतिक व्यवस्था में गिरावट रोकने के लिए दुनिया भर में वास्तविक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चुनौती लगातार बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के तरीके तलाशना है। पृथ्वी को खूबसूरत बनाने तथा इसके निवासियों को एक सकारात्मक भविष्य देने के लिए प्रकृति में होने वाले नुकसान को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से दूर रखने के लिए कोशिकाओं तथा अणुओं के बीच एक पेचीदगी भरी, समन्वित तथा नियंत्रित कार्य श्रृंखला है। इंसानों की तरह कुछ अन्य प्रजातियां भी पूर्व में हुए संक्रमण के लिए जिम्मेदार विषाणुओं के बारे में सूचनाएं संग्रहित कर उनके प्रतिरोध के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में बदलाव करती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विषय पर शोध कर रहे हैं कि क्या कीड़ों में भी ये जैविक प्रक्रिया पाई जाती है। अब बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कीड़ों में प्रतिरक्षा स्मृति विकसित होने की विधि प्रदर्शित की है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। प्रतिरक्षी तंत्र वातावरण में मौजूद हानिकारक संक्रमणों से शरीर की रक्षा किसी सरपरस्त या संरक्षक की तरह करता है और यह जीवित रहने के लिए जरूरी है। यह विभिन्न अंगों, कोशिकाओं और प्रोटीनों से बना होता है। अगर प्रतिरक्षी तंत्र का व्यवहार संकट में हो तो बीमारी हो सकती है। रोग कारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए वैक्सीनों का उपयोग एक प्रभावी तरीका है। वैक्सीन हमारी प्रतिरक्षा स्मृति पर निर्भर करती हैं। प्रतिरक्षी स्मृति शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र की रोग कारक के साथ मुकाबला करने और बाद में तेजी से रोग कारक पर प्रतिक्रिया को याद रखने की क्षमता होती है। मानव के विपरीत कीटों में प्रतिरक्षी स्मृति की संकल्पना पर अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के साथ लंबे समय से बहस होती रही है, जैसे कि प्रतिरक्षी स्मृति का विश्वासात्मक उद्भव। इन प्रश्नों ने राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र के डॉक्टर इमरोज खान और डॉक्टर दीपा अगाशे को चिंतित कर दिया और उन्होंने उन परिस्थितियों को खोजने का निश्चय किया जिनके अंतर्गत कीट ऐसी प्रतिरक्षी स्मृति विकसित करते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने देश भर में अनाज में लगने वाले गेहूं के घुन या गुबरैलों को एकत्रित किया और उन्हें मानक प्रयोगशाला अवस्थाओं में पोषित किया। एक प्रायोगिक क्रियाविधि में कीटों के एक समूह में गर्मी से मृत कोशिकाओं और अन्य में कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्यतः बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस के नाम से ज्ञात रोग कारक जीवाणु की जीवित कोशिकाएं अंतर्वेशित की गईं। I was interested in understanding their immune response because they keep on living in conditions which were infested with pathogens. So how do their immune response deal with this or such infections, right? And the second interesting thing that happened in relatively recent times is about the discovery of some sort of immune memory in these insects, and which is essentially a bit similar to what we find in hard animals. वैज्ञानिकों ने इन कीटों की अनेक पीढ़ियों पर प्रयोग किए और देखा कि उनमें भी प्रतिरक्षी स्मृति होती है। जब ये संक्रमण की थोड़ी मात्रा के संपर्क में आते हैं, उनकी प्रतिरक्षा संक्रमण को याद रख सकती है और बाद में जब कभी वे उसी रोग कारक से संक्रमित होते हैं तो अधिक प्रबल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इसी कारण से डॉक्टर इमरोज खान और डॉक्टर दीपा अगाशे ने गुबरैलों पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी प्रतिरक्षी क्रियाविधि को समझने का निश्चय किया। उन्होंने पहले 3 वर्षों तक उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। यह एक मूलभूत खोज थी कि कीट किस प्रकार संक्रमण के प्रति क्रिया करते हैं। So what we did in these experiments is we injected some beetle populations with either a high dose of BT, such that not all of them would die, but more than half of them would die. And then we choose the ones that survive because clearly they have the ability to resist this pathogen in a short time frame, and then only allow them to reproduce. And so effectively we're mimicking what happens in nature, which is natural selection.
कीटों की लगभग 10 पीढ़ियों का अध्ययन करने के बाद टीम ने पाया कि कीटों की अंतिम पीढ़ी ने प्रतिरक्षी स्मृति प्रदर्शित करते हुए बीटी रोग कारक के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा विकसित की। परिणाम कुछ कीटों में बीटी कपास तथा अन्य अनेक हाइब्रिड किस्मों के विरुद्ध प्रतिरोध को समझने में सहायक होंगे। अब डॉक्टर इमरोज खान अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में इस शोध को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दीपा आगाशे और डॉक्टर इमरोज खान द्वारा किया गया यह गहन शोध वास्तव में प्रशंसनीय है और कीट प्रतिरक्षा और विकासात्मक जीव विज्ञान के शोध में एक महत्वपूर्ण खोज है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ और नई वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR के वैज्ञानिकों ने बाइनरी स्टार सिस्टम 4U1630472 में एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जिसकी घूर्णन दर सर्वाधिक है। बाइनरी सिस्टम दो तारों की उस प्रणाली को कहते हैं जो एक समान द्रव्यमान की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस कारण सामान्य आंखों से देखने पर दोनों तारे एक ही नजर आते हैं। ये खोज भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट तथा नासा के चंद्र एक्सरे वेधशाला की मदद से की गई। ब्लैक होल के ये गुण ब्रह्मांड को समझने तथा गुरुत्वाकर्षण बल जैसे भौतिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं को समझने में मददगार हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2009 तथा 2017 के बीच एलिफेंट कॉरिडोर में बिजली के करंट लगने से 461 हाथियों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक अधिकांश हादसे पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में दर्ज किए गए। 2017 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देश भर के 101 एलिफेंट कॉरिडोरों की सूची जारी की थी। जानकारों का कहना है कि देश में हाथियों के संरक्षण के लिए एलिफेंट कॉरिडोर सुरक्षित रखना आवश्यक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के नेतृत्व में हुए एक ताजा शोध में मानव मस्तिष्क पर संगीत के असर का प्रभाव सामने आया है। शोध के लिए संस्थान के लगभग 20 छात्रों को दरबारी संगीत सुनने के लिए कहा गया। संगीत सुनने के पहले, उसके दौरान तथा उसके बाद तंत्रिका प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया। शोध के नतीजों से पता चला कि संगीत सुनने से मस्तिष्क की एकाग्रता क्षमता बढ़ती है। ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जो घने जंगलों में रास्ता भूलने वाले यात्रियों की तलाश कर सकता है। इस ड्रोन में गणना करने तथा बेतार संचार के लिए यंत्र लगा है जिनके आधार पर ये कार्य करता है। सही जगह का आकलन लगाने तथा रास्ते की योजना बनाने के लिए ये लेजर रेंज फाइंडर्स जैसी विशेषताओं से लैस है। इन विशेषताओं का इस्तेमाल कर बचाव अभियान के लिए किसी विशेष क्षेत्र का 3D मानचित्र भी तैयार किया जा सकता है। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं जॉन बर्टन सैंडरसन हेल्डन को, जिनका जन्म इंग्लैंड में 5 नवंबर 1892 को हुआ था। वो 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे। वो शरीर विज्ञान, आनुवांशिकी तथा विकासवादी जीव विज्ञान क्षेत्रों में अपने व्यापक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1957 में वो आनुवांशिकी तथा बायोमेट्री पर शोध करने के लिए भारत आ गए। हेल्डन ने इंसानों में एक्स गुणसूत्रों में उपस्थित विशिष्ट वंशाणुओं की पहली मैपिंग तैयार करने में योगदान दिया। ये गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। इंसानों की कोशिकाओं में जोड़े से गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र तथा पुरुषों में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। अपने महत्वपूर्ण शोधों के कारण उन्हें डार्विन वेलिस मेडल तथा US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के किम्बलर जेनेटिक्स पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1 दिसंबर 1964 को 72 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में उनका देहांत हो गया। आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके अनुसंधान ने नए शोधों का मार्ग प्रशस्त किया तथा इंसानों की संरचना को बेहतर तरह से समझने में मदद दी। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं।
हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।